राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनकर सिंह आपका स्वागत करता हूं रसायन विज्ञान के संपूर्ण कोर्स में, जिसका कि ये छठा दिन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था होम्स रूल के बारे में, निश्चित अनुपात के नियम के बारे में जो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गुणित अनुपात के नियम के बारे में, जो कि डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। फिर हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बोर-ब्यूरी योजना के बारे में रिकैप भी किया था। आज हमारा नया टॉपिक है रसायन बंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। आज का हमारा नया टॉपिक है रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि दो परमाणु या दो तत्व आपस में जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब कि या दो तत्व या दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक जुड़ करके एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। जब दो तत्व या दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप या जिससे एक नया उत्पाद बनता है। उत्पाद मतलब कि इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नया उत्पाद बनता है, इसे रासायनिक बंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे जुड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम दो तत्व लेते हैं। एक ले लिए हमारा सोडियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। दूसरा ले लेते हैं हम क्लोरीन। ठीक है, अब बताइए सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो देखिए इसको कैसे सजाते हैं, 2 8 1। तो मैं बताया था आपको कि आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो यहाँ भाग लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को सजाइए, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। सजाइए 2 8 और 7। तो देखिए सबसे जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही हमारा किसी रासायनिक बंधन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार है। ठीक है, अब देखिए सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और क्लोरीन के पास कितना है, 7। और मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व ऑक्टेट पूरा होना चाहेगा। कोई भी अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, अष्टक नियम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। ये बोला क्लोरीन भाई साहब कहे सोडियम को, ये भाई तुमरा 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तुमरा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हमको अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब समझे क्या है, दो तत्व आपस में जुड़ रहा है और जिस प्रक्रिया से जुड़ रहा है इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, यानी कि रासायनिक बंधन कहते हैं। और फिर से आप याद रखिए, जो सबसे आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही हमेशा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है। सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे देखिए रासायनिक बंधन देख लिए। अब रासायनिक बंधन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सो देखिए। एक होता है हमारा विद्युत सहसंयोजक बंधन, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंधन कहते हैं। दूसरा हमारा है सहसंयोजक बंधन, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा हमारा है उप सहसंयोजक बंधन। इसके बारे में हम आइए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ठीक है,
तो केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के हैं? केमिकल बॉन्डिंग है हमारा 3 प्रकार का, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग है हमारा 3 प्रकार का। कौन कौन है सो देखिए। पहला कौन है? पहला है विद्युत विद्युत संयोजक बंधन। पहला कौन है? विद्युत संयोजक बंधन। दूसरा कौन है? सह संयोजक बंधन। और तीसरा है उप सह संयोजक बंधन। उप सह संयोजक बंधन, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको और सहसंयोजक बंधन को, और इसको देखिए विद्युत सहसंयोजक बंधन को ही आयनिक बंधन भी कहते हैं। देखिए रासायनिक बंधन को 3 भागों में बांटा गया, एक विद्युत सहसंयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन और तीसरा उप सहसंयोजक बंधन। देखिए ये विद्युत संयोजक बंधन होता है ना, ये 2 धातु में होता है। किसमें होता है? 2 धातु के बीच होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। ये सहसंयोजक बंधन होता है ना, ये 2 अधातु के बीच होता है, ठीक है। ये जो हमारा क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंधन है, जो 2 अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। और ये जो हमारा उप सहसंयोजक बंधन है ना, ये 2 से अधिक अधातु के बीच होता है। 2 से अधिक अधातु के बीच होता है। तो रासायनिक बंधन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, एक विद्युत सहसंयोजक बंधन, एक उप सहसंयोजक बंधन और एक सहसंयोजक बंधन और एक उप सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अब इस सारे टॉपिक को हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, किसमें क्या होता है, विद्युत संयोजक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है और उप सहसंयोजक बंधन क्या होता है, किसके कितने प्रकार होते हैं, किसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, किसकी अपनी क्या विशेषताएं होती है, ये देखेंगे। आइए अगला हम टॉपिक डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, विद्युत संयोजक बंधन के बारे में देखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी को जानते हैं दूसरे नाम से आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं इसी को? आयनिक बंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में समझे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब दो इलेक्ट्रॉन का आपस में, जब 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, जब 2 तत्व जुड़ता है तो उसको आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है, ठीक है। एक धातु होता है और एक अधातु होता है। धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। आइए इसके बारे में हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप अर्थात धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग एवं अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है।
इसमें क्या है कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, और वैसा रासायनिक बंधन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप अर्थात धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आइए एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल लेंगे जो पहले लिया था, सोडियम। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। दूसरा लेते हैं क्लोरीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में 7 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। अब देखिए यहाँ हम पहले ही बता चुके थे कि ये अष्टक पूरा होना चाहेगा, इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, और ये अष्टक बना लिया जिसका नाम है, एक यौगिक बना लिया जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पे सोडियम क्या है, तो ये सोडियम यहाँ पर धातु है, और क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन यहाँ पर अधातु है। तो देखिए धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जा रहा है और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है, मतलब कि धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जा रहा है और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है। अब देखिए ये धातु और अधातु के बीच बन रहा है, और इसके बनने मतलब इससे जो फल निकलता है, इसका जो प्रोडक्ट निकलता है, उत्पाद निकलता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी कि अगर विद्युत सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप, विद्युत सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था सहसंयोजक बंधन। पहला था विद्युत सहसंयोजक बंधन, दूसरा है हमारा सहसंयोजक बंधन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि उससे पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ और भी देखते हैं, इसके बारे में हम कुछ और भी देखते हैं। अगला टॉपिक डालिए विद्युत सहसंयोजन, विद्युत नहीं वैद्युत, वैद्युत सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं। विशेषताएं थोड़ा गलत लग रहा है, चलिए ठीक है। देखिए आगे देखिए, वैद्युत सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे महसूस कीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि वे वैद्युत सहसंयोजक बंधन है हमेशा एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है, एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण यह सबसे मजबूत बंधन होता है तीनों बंधन में, यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन, तीनों बंधन में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा इसका होता है, इसलिए सबसे मजबूत बंधन बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, यानी कि वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। आज इसका चौथा पॉइंट देखेंगे, यह पानी में यानी कि जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील होता है तो जल में विद्युत का सुचालक होता है, और ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन विद्युत का सुचालक है, कौन कुचालक है, कौन ठोस अवस्था में कैसे क्या है, इसलिए इसका विशेषता हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट हम देंगे वैद्युत संयोजक बंधन की, यह धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, यह धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, दूसरा विशेषता यहां पे लिखेंगे, इसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्या बोले थे, सबसे अधिक होता है। और जब भी अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा
तभी क्या होगा, सबसे मजबूत बंधन बनाएगा, ये सबसे मजबूत बंधन बनाएगा, सबसे मजबूत बंधन होता है, ये सबसे मजबूत बंधन होता है। चौथा पॉइंट में आपको क्या बताया था, यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और जब भी जल में घुलनशील होगा तो पांचवा लिखेंगे, जल में विद्युत का सुचालक होता है। और छठा पॉइंट लिखेंगे कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, यह धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। इसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे मजबूत बंधन होता है, क्योंकि जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक जितना होगा उतना वो मजबूत बनेगा। उसके बाद यह जल में घुलनशील होता है, और यह जल में विद्युत का सुचालक होता है, और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट देखेंगे। अगला एक टॉपिक डालिए, अगला एक टॉपिक डालिए, वैद्युत वैद्युत संयोजक यौगिक। इसके बारे में पहले आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं अभी जस्ट कि जब वैद्युत संयोजक बंधन के फलस्वरूप जो यौगिक तैयार होता है बनकर, उसी को क्या कहते हैं, उसी को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत संयोजक यौगिक। अब देखिए, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जब वैद्युत संयोजक बंधन के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। मैं बता चुका हूं, पर इसको मैं लिखवा देता हूं एज अ पॉइंट, ताकि आपको याद रहे। वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है उसको लिख लीजिए। जब वैद्युत संयोजक, सीधा लिखिए, वैद्युत संयोजक बंधन के फलस्वरूप जो उत्पाद आता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है, तो वैद्युत संयोजक बंधन के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है, यानी कि फलस्वरूप जो हमारा उत्पाद आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब हम लोग आते हैं सहसंयोजक बंधन की तरफ। किसके तरफ आते हैं, सहसंयोजक बंधन की तरफ। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है इस समय सहसंयोजक बंधन से ही। ठीक है, तो थोड़ा उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा सह संयोजक बंधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन क्या था, तो दो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण हो रहा था, ठीक है, वहां पे एक धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा था और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा सहसंयोजक बंधन। तो मैं बताया था आपको पहले भी कि सहसंयोजक बंधन दो अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो आगे देखते हैं, सहसंयोजक बंधन के बारे में लिखते हैं। जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप
जिस बंधन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। दूसरा तत्व लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अब देखिए, क्लोरीन कहेगा कि हमको अष्टक पूरा करना है, हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम 8 हो जाएगा तो हम अष्टक पूरा कर लेंगे। अभी हाइड्रोजन कहेगा कि मेरे पास 1 के इलेक्ट्रॉन है, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुमको अगर दे दिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कहेगा हाँ, बात तो इसका भी सही है, तो बात इसका भी सही है, बात इसका भी सही है। तो ये कहेगा कि भाई ऐसा करो, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमको, मेरे पास अगर बाइक है और एक मेरे दोस्त के पास ही बाइक है, हम भी 2 लोग हैं, वो भी 2 लोग हैं। अब वो कहेंगे कि एक बाइक पर 4 आदमी बैठना, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हम लोग दोनों मिलकर कार ले लेंगे, तो उसमें हम लोग चारों लोग बैठ जाएंगे। तो वैसे ही ये क्या किया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप समझे? जब 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है, उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लिए। अब आइए इसके बारे में हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सबसे पहले इसका विशेषता लिख लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम इसका विशेषता लिख लेते हैं। उसका विशेषता में लिखे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक धातु और एक अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ दो अधातु के बीच होगा। क्या होगा? 2 अधातु के बीच। तो लिखते हैं सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहला विशेषता लिखते हैं। अच्छा हाँ, ये यदि सहसंयोजक बंधन की विशेषता में ऐड कर लीजिएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होता है। उसका द्रव्यनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होता है, क्योंकि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, तो हम सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता में लिखते हैं, यह 2 अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फल स्वरूप बनता है। ये क्या होता है? तो यह दो अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका द्रव्यनांक व क्वथनांक बिंदु निम्न होता है। मतलब उससे कम, काफी कम होता है, मगर सबसे कम नहीं होता है, निम्न होता है। सबसे कम किसका होगा? तो उपसहसंयोजक बंधन का होगा। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं इसके बारे में। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ये इलेक्ट्रॉन के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल भी निम्न होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल भी निम्न होता है। सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसका होता है? सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसका होता है? तो वैद्य संयोजक बंधन का होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, जल में घुलनशील था, ये जल में अघुलनशील है।
ये जल में अघुलनशील है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, शायद हम उसमें लिखवा दिए थे जल में अघुलनशील, नहीं, वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है, और जल में विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। फिर हम यहाँ पे छठा पॉइंट लिखते हैं, यह बंधन कमजोर होता है। सबसे कमजोर नहीं होता मगर यह बंधन कमजोर होता है, मतलब कि वैद्युत संयोजक बंधन की अपेक्षा काफी कमजोर होता है। तो अभी हम देख लिए किसके बारे में विशेषता देखे हैं, तो सहसंयोजक बंधन की विशेषताएं देखे हैं। यह दो अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, और इसका निर्माण और इसका द्रव्यनांक व क्वथनांक बिंदु काफी निम्न होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल भी निम्न होता है, जल में अघुलनशील होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और बात करते हैं इसका बंधन, तो इसका बंधन रासायनिक वैद्युत संयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर होता है, यानी कि इसका बंधन निम्न होता है, ठीक है, बंधन कमजोर होता है। आगे आइए, हम इसकी विशेषता देख लिए, तो हम देखेंगे कि इसके कुछ प्रकार भी है। तो हाँ बिल्कुल, सहसंयोजक बंधन के दो प्रकार है। अब दो प्रकार किस आधार पर है, तो संयोजक बंधन के दो प्रकार कौन कौन है, एक है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और दूसरा है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अब देखिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कौन होता है, तो जो दो असमान धातुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो तैयार होता है उसको ध्रुवीय कहते हैं, और जो समान धातु के बीच होता है, समान अधातु के बीच होता है, उसको अध्रुवीय कहते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक बंधन का दो प्रकार है, ठीक है। पहला देखते हैं, आइए पहला देखते हैं हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, और दूसरा देखते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ठीक है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और अध्रुवीय को कहते हैं नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे देखिए, इसके बारे में हम लिख लें, अगर इसके बारे में लिख लें तो यह दो अलग अलग अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। दो अलग अलग अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। और अगर हम बात करते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का, तो ये दो समान अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फल स्वरूप बनता है। देखिए फिर से समझिए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो ये दो अलग अलग अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। और ध्रुवीय और दूसरा क्या है, तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन दो समान अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। आइए, फॉर इसका डिफिनेशन तो समझ लिए, मगर जब तक एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझिएगा, ठीक है। तो अगर ये बात करते हैं अलग अलग अधातु के बीच में, तो हम पिछला एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर समझा देते हैं आपको।
हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, फलस्वरूप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। फलस्वरूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात, एक मिनट, हाँ, अगर हम बात करते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का, तो यहाँ भी एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ भी एग्जांपल लीजिए, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। दूसरा अधातु ले लेते हैं क्लोरीन ही, और इसके बीच भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब देखिए ये वाला क्लोरीन कहेगा कि ये भाई हमारे पास 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास आखिरी कक्षा में 7 को इलेक्ट्रॉन है, हम भी अष्टक पूरा करेंगे। ई वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई हम भी अष्टक पूरा करेंगे, हमरो 7 को, हम भी एगो नहीं देंगे। तो क्या कहेगा, दुनू कम के चलो दुनू मिल करके एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेते हैं और दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, तो जिससे कि निर्माण हो जाएगा Cl2 का। जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, Cl2 का। दूसरा एग्जांपल लीजिए, हाइड्रोजन लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब फिर से क्या हाइड्रोजन लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, ये इसको देगा क्योंकि एक ही है, ये है क्या, किसको देगा, तो ये दोनों एक ही है, दोनों के पास है, ये है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा और बन जाएगा H2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H2 बन गया। और एग्जांपल ले लीजिए आप चाहे तो, ऑक्सीजन ले लीजिए। बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 और 6, तो यानी कि 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन लीजिए, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया दोनों में। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा इसको कि भाई हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। ये वाला भी कहेगा कि हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, तो दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब ये दोनों क्या कहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, जिसके फलस्वरूप O2 का निर्माण हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप O2 का निर्माण हो जाएगा। और ये अध्रुवीय संयोजक बंधन के अंदर आया। किसके अंदर आएगा, अध्रुवीय संयोजक बंधन के अंतर्गत। क्योंकि अध्रुवीय संयोजक बंधन के अंतर्गत 2 समान अधातु, ये सब अधातु है, 2 समान अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। यहाँ देखिए 2 अलग अलग, मतलब कि 2 अलग अलग अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बना था, उसको क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ध्रुवीय संयोजक बंधन कहते। क्या कहते, ध्रुवीय संयोजक बंधन कहते। ये तो आप समझ लिए। अब देखिए, अब देखिए, अब आप नोटिस कर रहे होइएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, मगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है। तो क्या सब दाल व चोखा एक के साथ हो जाएगा, तो नहीं, अलग अलग होगा। तो बंधन बनाने के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। या तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। आप जानते भी है कि ऐसे भी बॉन्ड कितना होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कितना सिग्मा कितना पाई, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, इसलिए लगभग विगत 3-4 बीपीएससी के प्रीलिम्स में देखा गया अक्सर, तो बेंजीन का पूछ देता है कितना सिग्मा कितना पाई होता है। तो मैं आपको सब बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, बंधन बनाने के आधार पर बंधन बनाने के आधार पर सह संयोजक बंधन के प्रकार। इतना चीटी है। बंधन बनाने के आधार पर सहसंयोजक बंधन के प्रकार। तो बंधन बनाने के आधार पर सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार है, एक है एकल बंधन, द्विक बंधन और त्रिक बंधन। एकल बंधन और द्विक बंधन और त्रिक बंधन। ठीक है, पहला है एकल सह संयोजक बंधन। पहला क्या है, एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा क्या है, द्विक सह संयोजक
बंधन। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है त्रिक सह संयोजक बंधन। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल कोवैलेंट, इसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, ये तो नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि एकल सहसंयोजक बंधन में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा होगा, द्विक सहसंयोजक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा होगा, और त्रिक सहसंयोजक बंधन में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा होगा। मगर हम थोड़ा सा इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, यहां बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, और यहां 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है। ठीक है, अब देख लिए, एकल सहसंयोजक बंधन में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, द्विक सहसंयोजक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का, और त्रिक सहसंयोजक बंधन में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब हम जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे कि कैसे क्या एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, एक हम तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, और फिर से लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके H2 बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप H2 बनाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। फिर से ऑक्सीजन लेते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके अष्टक पूरा करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। उसके बाद हम त्रिक सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं, तो एक है O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 5। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 और 5, तो आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5। तो जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो नाइट्रोजन का कितना है? 1 2 3 4 5। फिर से एक नाइट्रोजन लिए, तो इसका भी 1 2 3 4 5। अब देखिए, 5 है तो कितना लेके अष्टक पूरा करेगा, कितना लेके अष्टक पूरा करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा करेगा। तो ये नाइट्रोजन भाई साहब इसको कहेंगे, भाई हमरा 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, हम अष्टक पूरा कर लेंगे। ये भी बोलेगा कि भाई हमरे 3 दे दे, हम ही कर लेंगे। इसके कारण दुन्नू क्या करेगा, दुन्नू इसमें से एक 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, और इसी 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप N2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? N2 का, जो कि एग्जाम्पल आएगा। किसका एग्जाम्पल है? तो त्रिक सहसंयोजक बंधन का। यहाँ H2 में 2 हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना, यानी कि एकल सहसंयोजक बंधन बना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 द्विक सहसंयोजक बंधन बना है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बना है, तो त्रिक सहसंयोजक बंधन बना है। क्या बना है? त्रिक सहसंयोजक बंधन बना है। ठीक है, इसके बाद इतना पर्याप्त है, सहसंयोजक बंधन के लिए इतना पर्याप्त है। अब अपना तीसरा टॉपिक देखेंगे, उपसहसंयोजक बंधन। क्या देखेंगे? उपसहसंयोजक बंधन। उपसहसंयोजक बंधन, तीसरा टॉपिक क्या था? उप रासायनिक बंधन के अंतर्गत तीसरा बंधन कौन था? उपसहसंयोजक बंधन। क्या था? उपसहसंयोजक बंधन। ये उपसहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो ये दो से अधिक अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप बनता है। किसके? तो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के। इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं।
दो से दो से अधिक दो से अधिक अधातु के दो से अधिक अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी यानी कि लोन पेयर के फलस्वरूप बनता है। सबसे पहला था वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन बन रहा था एक धातु और एक अधातु के बीच, जहां पे धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा था और अधातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा था। दूसरा हमारा टॉपिक था, दूसरा हमारा बंधन का प्रकार था सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के बीच दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बन रहा था। और तीसरा हमारा है उप सहसंयोजक बंधन। यहाँ दो से अधिक अधातुओं के बीच होगा, दो से अधिक अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप बनता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर क्या होता है मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन, दूसरा ले लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं सल्फर। ठीक है, क्या ले लेते हैं? सल्फर। ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और सल्फर के भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अभी दोनों भाई साहब का 6-6 है, तो दोनों अष्टक पूरा होना चाहेगा, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। उसके बाद एक और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, जो कि ये जो हमारा, हाँ देखिए, अभी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया है। अब इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, मतलब कि जो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, इसी जो 4 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, इसी 4 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जन जोड़ी कहते हैं। यही जो 4 बच गया, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इसी को निर्जन जोड़ी कहते हैं, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया लोन पेयर का, यहाँ भी बच गया निर्जन जोड़ी 2। तब यहाँ से 2 ऑक्सीजन के पास तो फिर से कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी अष्टक पूरा कर लेगा, जिसके फलस्वरूप SO2 का निर्माण होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ये कैसा देखने को मिलेगा सो देख लीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, एक ऑक्सीजन बना होगा, डबल बॉन्ड करके यहाँ पे सल्फर बना होगा, और ऐसे करके तीर बना करके आपको बना होगा ऑक्सीजन, और ये SO2 लिखा होगा। आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा बंधन है, ये कौन सा बंधन है, तो ये उपसहसंयोजक बंधन है। अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये क्या है? तो ये उपसहसंयोजक बंधन है। तो ये क्या था? 2 से अधिक, ये क्या था? 2 से अधिक अधातु के, 2 से अधिक अधातु के बीच निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप बनता है, उसको क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। आप समझ गए होइएगा। इसके बाद इसका हम विशेषता लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसका हम विशेषता लिख लेते हैं। हम लिखते हैं उपसहसंयोजक बंधन की विशेषताएं। ठीक है, इसके विशेषताएं में लिखते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 2 से अधिक अधातु के बीच अधातु के निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप बनता है। तो ये लिख लेंगे, सबसे पहला पॉइंट देंगे, 2 से अधिक अधातु के बीच बनता है। ठीक है, दूसरा देंगे इसका क्वथनांक एवं या क्वथनांक व द्रव्यनांक बिंदु निम्न होता है। इसका क्वथनांक व द्रव्यनांक बिंदु क्या होता है? निम्न होता है। तीसरा लिखेंगे विद्युत का
कुचालक होता है। क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है। वैद्युत संयोजक बंधन क्या था? तो वो अगर जल में है तो विद्युत का सुचालक था, और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक था। और उसके बाद आए थे किस पे? तो सहसंयोजक बंधन पे। तो सहसंयोजक बंधन विद्युत का कुचालक था, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। और फिर से आते हैं उप सहसंयोजक बंधन पे, तो ये भी विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। यह बंधन सबसे कमजोर होता है। यह बंधन सबसे कमजोर होता है। क्या है? तो यह बंधन सबसे कमजोर होता है। इतना पॉइंट इसके लिए काफी है। इसका अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी कि अगर बंधन सबसे कमजोर बन रहा है तो इसका मतलब है इसका अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम है। इसका अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे कम है। और अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे अधिक किसका था? तो अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे अधिक था वैद्युत सहसंयोजक बंधन का। ठीक है, ये हमारा रासायनिक बंधन के अंतर्गत हम 3 टॉपिक देखे थे, जिसका 3 भाग में था। रासायनिक बंधन को हम बांटे थे। पहला वैद्युत सहसंयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, और तीसरा उप सहसंयोजक बंधन। और हम तीनों को डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ लिए। इतना हमारे सभी एग्जाम के लिए, नॉर्मल बीपीएससी प्री लेवल के, यानी कि बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल के सभी एग्जाम के लिए इतना काफी है। ठीक है, हमारा सारा क्वेश्चन इतना से इस टॉपिक का बनेगा। इसके बाद मगर एक टॉपिक हमारा छूट रहा है इसमें, या जो अलग से हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसको वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत आता है। आइए सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन ही लिखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन सब लिखेंगे, जब जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कॉमा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, कॉमा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन के, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच बंधन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर बंधन बनाता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तीनों है, तीनों का एग्जाम्पल या फिर तीनों का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन देखेंगे नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हाइड्रोजन के साथ ही, हाइड्रोजन का ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और फ्लोरीन के साथ ही बना रहा है, तो उसको याद कैसे रखेंगे तीनों का कंफ्यूजन के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि इसका परमाणु संख्या 7, 8, 9 रहेगा,
वो हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। और याद रखने के लिए 7, 8, 9 लगातार तीनों आता है, तो 7, 8, 9 नंबर पे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये हम देख लिए। अब अगला टॉपिक हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड जिसको इससे डोनेट करते हैं सिंबल से, और दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड जिसका सिंबल होता है ये। ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा अगर देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो दो परमाणु के ओवरलैप करने से, साइड वाइज ओवरलैप करने से, अगर साइड वाइज नहीं सॉरी आमने सामने ओवरलैप करने से, अगर दो परमाणु के आमने सामने ओवरलैप करने से जिसका निर्माण होता है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और दो अगर तीन परमाणु के पूरा अगल बगल से ओवरलैप करने से अगर निर्माण होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, उसमें कि हमारा पाई बॉन्ड आ जाता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। मगर इसका डिफिनीशन हमको जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम में पूछता है कि इसमें कितना सिग्मा, इसमें कितना पाई है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ गिनना सिखा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा। ठीक है, अगर हमारा डबल बॉन्ड हो रहा है तो वहां एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो उसके बीच एक सिग्मा और दो पाई होगा। क्या होगा, एक सिग्मा और दो पाई होगा, एक सिग्मा और दो पाई होगा। अब देखिए मैं आपको याद करने के लिए सीधा सीधा बात बताता हूं, उतना ज्यादा नहीं, पॉइंट याद कैसे रखे सो देखिए। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा, एक सिग्मा सब में रहेगा और एक ही सिग्मा सब में रहेगा, एक सिग्मा सब में रहेगा और एक ही सिग्मा सब में रहेगा। एक सिग्मा का तात्पर्य है कि सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा ही रहेगा, तो सिग्मा ही होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो रहेगा ही रहेगा और एक ही रहेगा, एक से ज्यादा भी नहीं रहेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहां एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हम ये तो समझ लिए कैसे होता है, बस इतना याद रखिए कोई भी बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा होगा ही होगा और एक ही सिग्मा होगा। ठीक है, एक सिग्मा के अलावा सारा पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम हमारे एग्जाम का जो बार बार पूछा गया है उसको देखते हैं हम एग्जाम्पल को, बेंजीन। ठीक है, हम अगर बेंजीन का फॉर्मूला बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन 6 कार्बन से मिलके हमारा बेंजीन भाई साहब तैयार होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ एक हाइड्रोजन, 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 1 2 3 4 यहाँ भी एक हाइड्रोजन। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन से मिलकर हमारा बेंजीन बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम गिनिए क्या कहे थे, एक तो सिग्मा बॉन्ड सारा जगह होगा, सारे बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। तो देखिए इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनना एक बॉन्ड, तो एक कार्बन एक यहाँ पे सिग्मा होगा ही होगा, एक सिग्मा यहाँ भी होगा, एक सिग्मा यहाँ भी, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, फिर यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, फिर से यहाँ एक सिग्मा, फिर से यहाँ एक सिग्मा और फिर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है एक सिग्मा तो ले लिए थे, तो वहां हम एक एक क्या लेंगे, तो वहां एक एक पाई लेंगे। तो यहाँ एक पाई हो गया, यहाँ एक पाई हो गया, एक पाई हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक ही सिग्मा और एक सिग्मा होगा ही होगा और एक ही सिग्मा होगा, एक से ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो सारा जगह एक सिग्मा डाल दिए और जहां पे एक से ज्यादा जगह खाली था वहां पे एक पाई डाल दिए। तो आप गिनिए पाई बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3, तो पाई 3 हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो ऊपर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
पाई बॉन्ड कितना हो गया? 12 हो गया। फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 3। और पाई बॉन्ड कितना हुआ? हमारा पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पे 12। और ये विगत विगत 2-3 एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे क्या कहते हैं लगभग 67th बीपीएससी में पूछा है, प्रीलिम से पूछा है। टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है टीआरई का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो सब्जेक्ट वाले में पूछा है, साइंस वाले सब्जेक्ट में पूछा है। अब देखिए ये तो आप समझ गए अच्छे से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनना। आपको हम एक दो और एग्जाम्पल कराते हैं, क्योंकि इसका मैं जितना एग्जाम्पल कराऊंगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इसमें, उतना ज्यादा क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। डिफिनीशन मैं लिखाता हूं इसलिए कि आप उसको रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए, मगर डिफिनीशन याद करना जरूरी नहीं है, क्या कह रहा है कंसेप्ट याद करना जरूरी है, ताकि कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है। वो जमाना तो है नहीं कि डिफिनीशन लिखना है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ओवरलैप कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, अगल बगल से ओवरलैप कर रहा है, सामने सामने ओवरलैप कर रहा है। वैसे एग्जाम्पल इसका डिफिनीशन क्या था? सिग्मा बॉन्ड का था, अगर सामने सामने ओवरलैप करता है परमाणु का तो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर बगल बगल से ओवरलैप करता है परमाणु का तो वो क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, C2H6, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? 2 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ए नहीं लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 6 ठो है, तो कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 को पुराइए पहले, 1 2 3 4 5 6, अगर कम होता तो डबल बॉन्ड बनता। 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे गिनिए कितना सिग्मा कितना पाई है। तो मैं क्या कहा था? सब जगह सिग्मा, सब जगह एक होगा ही होगा और एक ही होगा। तो देखिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड होता तब पाई बॉन्ड होता। दूसरा मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। C2H4, ठीक है, C2H4। अब देखिए यहां गिनिए कितना सिग्मा है कितना पाई है। तो एक सिग्मा तो सब जगह होगा, तो सब जगह ले लीजिए। और जहां खाली बच गया तो एक ही सिग्मा होगा, दूसरा सिग्मा एक जगह नहीं होगा, तो वहां पे हम पाई कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 है। और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या था, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 था, और पाई बॉन्ड कितना है? तो पाई बॉन्ड केवल और केवल 1 है, ठीक है। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक बार आप गिनकर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप भी गिनिए, अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार गिनिए यहाँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए सब जगह तो एक सिग्मा होगा ही होगा, तो सारी जगह सभी बॉन्ड में एक सिग्मा दे दीजिए। अब एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होगा एक जगह के बॉन्ड में, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा एक जगह, एक सिग्मा सब जगह, और एक ही सिग्मा सब जगह। तो यहाँ पे 2 को बच गया तो उसको 2 को पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 हो गया, और पाई बॉन्ड की संख्या 1 और 2, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखें, एक दो एग्जाम्पल इसका और देखिए, एक दो एग्जाम्पल और देखिए ताकि अच्छे से और क्लियर हो सके। आप लोग गिनना शुरू कीजिए। बताइए यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना सिग्मा कितना पाई। तो मैं क्या कहा था? एक सिग्मा, तो एक सिग्मा सभी जगह और एक ही सिग्मा सभी जगह। तो एक सिग्मा सभी जगह डाल दीजिए, एक सिग्मा सभी जगह डाल दीजिए।
और उसके बाद में क्या कहा था, एक ही सिग्मा सभी जगह। तो जहां पे एक ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, तो दूसरा हमारा आ जाएगा पाई। अब गिनिए गिनिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 14 है, और पाई बॉन्ड कितना है, तो केवल और केवल 1 है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 14 है, और पाई बॉन्ड केवल और केवल 1 है। मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल लेकर के सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचानना सिखा दिया, गिनना सिखा दिया। मैं स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा या फिर नहीं दिया हुआ रहेगा तो कार्बन का स्ट्रक्चर या फिर जो भी स्ट्रक्चर होगा मैं बनाना आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जहां हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सारा कैसे बनता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, 5 कार्बन है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, आइसो किसको कहते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा वहां पे। कहाँ बताऊंगा, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताऊंगा, कार्बन एवं उसका यौगिक में बताऊंगा। यहाँ तक मैं आपको अगर कोई भी फिगर दिया हो तो मुझे लगता है कि आप आसानी से वहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, आप गिन सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास देख लिए, समझ में आ गया, तो गूगल कीजिए कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन, तो आ जाएगा क्वेश्चन, वहां पे आप क्वेश्चन बनाइए कुछ तो आपका और क्लियरिटी आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मतलब आज का ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाएंगे आपको, आवर्त सारणी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। आज का टॉपिक था हमारा रासायनिक बंधन, जो कि समाप्त हो गया। राधे राधे।